हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमरीश सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज चलते हैं हम लोग SYGC कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, OCM सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर बिजनेस एंड सर्विसेज आज हम लोग सीखने वाले हैं। इस लेक्चर के इस चैप्टर के मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों वीडियोस देखें, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इन डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जरूर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त अमरीश सोनी। शुरू करते हैं बिजनेस एंड सर्विसेज। इसके बारे में इन डिटेल हम लोग पढ़ते हैं कि बिजनेस एंड सर्विसेज होता क्या है। बिजनेस एंड सर्विसेज, भैया देखिए, बिजनेस एंड सर्विसेज 2 टर्म है। एक टर्म है बिजनेस और एक है सर्विसेज। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग क्या होती है, क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसका। बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग में कितने टाइप के बैंक होते हैं, उनका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ई बैंकिंग सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। इंश्योरेंस क्या होता है भैया, इंश्योरेंस का मीनिंग देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, लाइफ हो गया, मरीन हो गया, फायर हो गया। ये अलग अलग इंश्योरेंस के टर्म को भी इन डिटेल में हम लोग देख लेंगे। काफी आसान शब्दों में समझते चलेंगे। काफी प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से मोड्स होते हैं। वेयर हाउस, उसकी मीनिंग, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, क्यों है फंक्शंस, कुछ तो काम होगा उसका। कम्युनिकेशन, आखिर कम्युनिकेशन कैसे प्ले करता है रोल एक बिजनेस सर्विस को संभालने के लिए। इन डिटेल में देखिए हम लोग देखते हैं। अभी देखिए इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में। सर्विस जो होती है, किसी भी चीज की जो सेवा होती है वो एक इंटेंजिबल होता है। हम दे रहे हैं, सामने वाला खुश हो रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कभी बनाया नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता, और सर्विस को आप स्टॉक भी करके नहीं रख सकते। सर्विस फ्यूचर के लिए भी स्टोर नहीं की जा सकती। दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। जैसे ही सर्विस प्रोड्यूस होती है वैसे वो कंज्यूम की जाती है। आप सामने वाले की सेवा कर रहे हो, कुछ सेवा दे रहे हो। बिजनेस सर्विस वो सर्विस होती है जो कि सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस को चलाने के लिए इंटेंजिबल इन नेचर, हेट्रोजीनियस और इनसेपरेबल। अब आप जो सर्विस दे रहे हो वो सर्विस दूसरा कंपनी भी वैसा ही सर्विस देगा, दूसरा ही अपने कस्टमर्स को, जरूरी नहीं है। इनकंसिस्टेंट, पेरिशेबल इन नेचर होता है। कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है सर्विस में। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी डिफिकल्टी होती है कि क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स, नो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ओनरशिप टेक्स प्लेस विद सर्विस आर सोल्ड। अब कोई सामान है, उस सामान को मैंने बेचा। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी थी, मैंने मेरी गाड़ी को एक्स पर्सन को बेच दिया, ठीक है। तो ये मैंने सामने वाले को अपनी गुड्स दे दी। कैन नॉट बी स्टोर्ड, लेकिन सर्विस जो होता है वो उसको स्टोर नहीं कर सकते, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, और पेरिशेबल इन नेचर होता है। सर्विस जैसे कि कैसे, क्या सर्विस की बात हो रही। बैंक आपकी सेवा करे, पक्का पैसा रखती है, आपको सेविंग्स की सुविधा देती है, करंट अकाउंट की सुविधा देती है, अलग अलग सेवा देती है, लोन देती है। कॉन्टेक्ट सेंटर ऑपरेशंस, अब आप हर एक इंसान अपना कोई ना कोई फोन वापरता है, उसमें एक ना एक नेटवर्क ऑपरेटर, एयरटेल हो, जियो हो, जो भी वापरता होगा, तो उसके कॉन्टेक्ट सेंटर्स होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज होती है, भाई मेडिक्लेम करा लो, बिल ले लो, पॉलिसी ले लो हमसे। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ये सब लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई सामान नहीं देते, सिर्फ सेवा प्रोवाइड करते हैं। जैसे डेफिनेशन में देख लेते हैं हम लोग। फिलिप कोटलर ने एक डेफिनेशन दी है, बोला कि सर्विस इन एक्ट परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल। एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करता है, देता है कि मैं आपको दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। डज नॉट रिजल्ट ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, कि उसका कोई मालिकाना हक नहीं हुआ। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू फिजिकल प्रोडक्ट। सर्विस में किसी भी तरीके का फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ सेवा दी जा रही है। एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन, जो काम कर रहे हो, सेवा सुविधा मिल रही है, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि मिल रही है। ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, उस चीज को बेचने के लिए जो मैं बेस्ट अपना पॉसिबल सेटिस्फैक्शन सामने वाले कस्टमर को दे रहा हूँ, बेनिफिट्स दे रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट सर्विस।
अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन दी थी। फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। इंटेंजिबल, भैया ये इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है। नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं है ये। सर्विस को सिर्फ महसूस कर सकता है बायर और द रिसीवर, जिसको दी जा रही है वो महसूस करेगा, उसको समझ में आएगी भाई सही कर रहा है, सही काम कर रहा है। सर्विसेज लैक मटेरियल, उसमें कोई मटेरियल नहीं होता। इंटेंजिबल होती है। सर्विसेज डिमॉन्स्ट्रेट की जाती, कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, जैसे कि गुड्स हो गया। सर्विस प्रोवाइडर्स को चाहिए कि वो गुड इम्पैक्ट, एक अच्छा प्रभाव बनाए अपने कस्टमर को। जब भी वो गुड्स दे, जब भी वो सर्विसेज दे, तो क्वालिटी सर्विस दे। इनसेपरेबल होता है, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो सर्विस आप मुझसे अलग नहीं कर सकते, मुझसे छीन नहीं सकते, वो मेरा स्किल है, कैरेक्टरिस्टिक है सर्विस की। वो अपने तरीके से अपने कस्टमर को सर्विस देता है। सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको अलग नहीं किया जा सकता। KFC अपने तरीके की सर्विस देता है, स्टारबक्स अपने तरीके की सर्विस देता है। टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विस टू द कस्टमर इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, अब जरूरी है, अब मैं एक नॉर्मल से होटल में जाता हूँ, लोकल होटल में जाता हूँ, और एक बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटल में जाता हूँ, तो दोनों जगह पे सर्विस का जो माहौल होगा वो अलग ही होगा, सर्विस अलग तरीके से ही मिलेगी मुझे। ठीक है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है सर्विस, और ये इंसेपरेबल है। अब वो लोकल होटल वाला मुझे जिस तरीके से ट्रीट करेगा, जिस तरीके की गुड्स देगा, जिस तरीके से मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा, दैट इज नॉट सर्विस। ठीक है, मुझे सर्व करेगा, दैट इज नॉट सर्विस। लेकिन वही मैं 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में जाके करता हूँ, दैट इज नॉट अलग लेवल की सर्विस। इनकंसिस्टेंसी, सर्विस हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस, सर्विस कभी भी परफेक्ट स्टैंडर्ड में नहीं आ सकती। सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम क्वालिटी ऑफ द सर्विस मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस को डिफर कर सकता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, अभी VVIP कस्टमर है भाई, इसके लिए सारी ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो ये इस तरीके से एक सर्विस होती है। पेरिशेबल होता है ये। प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल, दोनों अलग है भाई, दोनों को अलग नहीं कर सकते। स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल, अब मेरे अंदर जो सर्विस है उसको स्टोर करके नहीं रख सकता। इंटेंजिबल होता है, कैन नेवर बी इन्वेंट्री और सर्विसेज अनलाइक गुड्स, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकती, फ्यूचर में सेल करेंगे भाई, चलो वैकेंट सीट मॉर्निंग फ्लाइट की है, चलो कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द आफ्टरनून फ्लाइट। बट ऑब्वियस है कि जो मॉर्निंग में जो फ्लाइट जा रही है उसकी जो खाली सीट है उसको आफ्टरनून में तो यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग में ही फ्लाइट उड़ जाएगी, अब वो एट ए टाइम आफ्टरनून में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। आफ्टरनून में जब वो फ्लाइट खाली होगी तब हम आफ्टरनून के लिए उस चीज को, उस सीट को हम ऑक्युपाई कर सकते हैं, राइट। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर नहीं की जा सकती। वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज आर, ऑल सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप जो होता है सर्विस का कैन नॉट बी ट्रांसफर। सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एक कस्टमर है वो कैन बुक होटल रूम, बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स द होटलियर। बट ऑब्वियस है, आपने होटल में रूम बुक किया तो होटल आपका खुद का नहीं हो गया, रूम खुद का नहीं हो गया, उतने टाइम के लिए आप होटल के कमरे को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके तौर पे आपको उसका रेंट देना होगा। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, सर्विस में कंज्यूमर भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा सर्विस हो ही नहीं सकती। आप आओगे नहीं तो आपको सेवा कहाँ से दें। सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर रहेगा तभी सर्विस दे पाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दे पाएगा, वाइस वर्सा। अनलेस सेलर इज प्रेजेंट और सेलर नहीं रहेगा तो वो सर्विस नहीं दे सकता। ठीक है, बायर का भी रहना जरूरी है, सेलर का भी रहना जरूरी, तभी सर्विस प्रोवाइड हो पाएगी, तभी सर्विस दे पाएगी। बिजनेस सर्विसेज की बात करें, बिजनेस सर्विसेज कैन नॉट बी ऑपरेटेड आइसोलेटेड मैनर पे, इसको ऑपरेट नहीं करते हैं। इसकी वजह से मदद से ग्रो होता है बिजनेस काफी तेजी से, और जो भी सर्विसेज मदद करती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में आ गया बैंकिंग। बैंकिंग वो बिजनेस से भी कनेक्टेड है, बिजनेस पर्सनल को लोन देगी, बिजनेस पर्सनल के करंट अकाउंट को मेंटेन करके रखेगी, कि बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करके रखेगी। अब ये बिजनेस सर्विसेज में कम्युनिकेट करती, बातचीत करती। ट्रांसपोर्ट जैसी सेवा, हाँ चलो ठीक है तुम्हारी चीजें तुम्हारी तक पहुंचाएंगे। इंश्योरेंस देंगे, हाँ तुम्हारा सामान अगर कुछ भी हो गया, तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी
कुछ भी घटित हो जाता है तो उसका भर चूक उसको भर के हम देंगे, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस हो गया। वेयर हाउसिंग, हाँ चलिए स्टोर करके रख के दे देंगे, हम तुम्हारा सामान है, हम तुम्हारे सामान को रखने की जगह देंगे, गोडाउन दे देंगे। तो ये सारा सर्विस का टर्म आ गया। बैंकिंग में जैसे देखिए, बैंकिंग में अभी बैंक का एक अपना फंक्शन होता है, वो पैसे लेती है और उसी पैसे को घुमाती है और उसी से वो आगे बढ़ती है। बैंक जो टर्म है, ये फ्रेंच वर्ड से आया था, बैंकों से, ठीक है। बेंच, अर्लियर डेज में जो मनी लेंडर्स होते थे, पैसा ब्याज पे घुमाने वाले जो होते हैं मनी लेंडर्स, ठीक है, डिफरेंट करेंसीज में बिग हेल्प्स ब्रीचेस टेबल्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड एक्सचेंजिंग। वो लोग क्या अपना एक सिस्टम बना के रखते थे, भैया आओ हमारे पास से पैसे लेके जाओ और हमको इंटरेस्ट दो, ठीक है, लोन चाहिए लोन लो हमसे, ठीक है, लेकिन हमको टाइम पे रिटर्न दो, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते थे मनी लेंडर्स लोग। अब ये बैंक की मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। बैंक एक क्या होती है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, एक संस्था होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डील करती है, डिपॉजिट पैसा जमा करेगी, एडवांस देगी आपको सर्विसेज में, ठीक है। बैंक क्या प्रोवाइड करती है? अलग अलग सर्विसेज, जैसे पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे से संबंधित कंज्यूमर की जो भी जरूरत है उसको पूरी करना। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जो भी ट्रांजैक्ट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एंड द वर्ड बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड एक्सेप्टिंग, बैंकिंग में आता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। मैं एक्सेप्ट करूंगा किसी का डिपॉजिट तो किसी को दूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा, जिससे भी 2 पैसा इंटरेस्ट इसको दूंगा, उससे 4 रुपए इंटरेस्ट कमाऊंगा, इसको 2 रुपए इंटरेस्ट दूंगा। एज सिंपल एज दैट। इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट मनी फ्रॉम पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड। अब तुमने फिक्स डिपॉजिट बना के रखा है, पैसा रख दिया फिक्स में, तो जब तुमका 5 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो तुम मांगोगे ना रिटर्न, तो तुमको रिटर्न भी देना। अदरवाइज देन विड्रॉवल बाय चेक, कभी भी निकाल सकता हूँ चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर और अदरवाइज किसी भी तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है। ये होती है बैंक की सर्विस, पूरा का पूरा ये डेफिनेशन है। अब बैंक में कई तरह की बैंक होती है, देखो भैया बहुत सारी बैंक होती है। टाइप्स ऑफ बैंक देख लेते हैं यहाँ पे। सेंट्रल बैंक होती है, आरबीआई हो गई आपकी, नोट छापती है। कमर्शियल बैंक होगी, सारी की सारी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई। पेटी संस्था, डेवलपमेंट बैंक होगी, रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गई आपकी, यूनियन बैंक वगैरह हो गई आपकी। एक्सचेंज बैंक हो गई जो सिर्फ एक्सचेंज करती है, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके दिरहम को। रीजनल रूरल बैंक हो गई, सेविंग बैंक हो गई, सैलरी अकाउंट खोल के देंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई, जहाँ पर आप शेयर्स और बॉन्ड और डिबेंचर्स डेरिवेटिव्स में अपने पैसे लगाओ और भैया प्रॉफिट बनाओ। स्पेशलाइज्ड बैंक होती है। तो ये अलग अलग तरीके की बैंक्स होती है। इन डिटेल में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है। सेंट्रल बैंक सबका पप्पा होता है, सेंट्रल बैंक सबका पप्पा होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंडस्ट्री में आया था इन इंडिया में आरबीआई, इसका पूरा नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को स्टैब्लिश किया था 1945 में और उसके बाद एक्ट के थ्रू 1944 में ये ऑन रोल काम पे लग गया। ये क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे से संबंधित जितने भी नियम कानून कायदे सब बनाने का काम आरबीआई का है। करेंसी नोट छापने का काम आरबीआई का है। बैंकर टू द गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा चाहिए आरबीआई से मांगे। बैंकर टू बैंक, कॉमर्शियल बैंक को किसी भी तरह का पैसा चाहिए बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई से मांगो, क्योंकि वही नोट छापते हैं, वही पैसा भी बांटते। उनका अपना माइनॉरिटी, उनका अपना ऊपर मोनोपोली चलता है। वो जितने चाहे उतने नोट छापे, जितने चाहे उतने नोट केंद्र सरकार को दे, राज्य सरकार को दे, गवर्नमेंट को भी पैसा बांटेगी, बैंक को भी पैसा बांटेगी। कॉमर्शियल बैंक, ये छोटे लोग आगे भी, आरबीआई के बाद छोटे लोग जो आरबीआई के भरोसे जिंदा रहते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए कॉमर्शियल बैंक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये डिपॉजिट रखते हैं अपने पास और पैसा बांटते भी है। लेंडिंग मनी मतलब ब्याज पर देते हैं, सेकेंडरी फंक्शन है। एजेंसी का काम करते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज, किसी को लोन वगैरह चाहिए, बाइक पे ले लो, घर पे लोन ले लो भैया, इंडिया कॉमर्शियल बैंक उसमें मदद करती है। इंटू 3 पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर में कैसे? मेजोरिटी ऑफ कैपिटल जो है कि वो गवर्नमेंट के पास रहता है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर में कैसा होता है? ये ओन करता है इंडिविजुअल, एक ग्रुप होता है प्राइवेट, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया।
फॉरेन बैंक जैसे कि विदेश की बैंक है ये लोग, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है इंडियन कंज्यूमर के लिए भी, बाहर के लोगों के लिए, जैसे सिटी बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। तो ये बैंक हो गई आपकी। कोऑपरेटिव बैंक ऐसी बैंक होती है, देखो भैया कोऑपरेटिव बैंक बोलता है कि रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू उसको रजिस्ट्रेट कराते हैं और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करता है। कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं, ये सेमी अर्बन एरिया या रूरल एरिया में मोस्टली इनका सेटअप होता है। ये क्रेडिट उधार पे, मतलब क्रेडिट पे लोगों को उधार पे चीजें बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और उस पर उनसे इंटरेस्ट भी लेते हैं। बैकवर्ड जैसे पिछड़ी जाति के लोग हो गए, जैसे कि फार्मर किसान हो गए, स्मॉल स्केल बिजनेस वाले हो गए, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए। कोऑपरेटिव बैंक सभी के साथ काम करती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। कैसे काम करती है इन डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम करती है, गांव में काम करती है। गांव के लोगों का डिपॉजिट पैसा अपने पास रखती है, कॉमन पब्लिक से पैसा जमा करती है। और स्टेट कोऑपरेशन बैंक में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में पर्पज ऑफ लैंडिंग, और उनको कभी भी लोन वगैरह चाहिए रहेगा तो देती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, वो भी पब्लिक से पैसा लेती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, जिला के लेवल पे, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव पर्पज, वहाँ पे पर्पज ऑफ लैंडिंग, ठीक है। ऑल्सो गेट्स फंड फ्रॉम, उसको स्टेट से पैसा आता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसा आता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पैसा देती है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी क्रेडिट सर्विसेज के लिए इनको पैसा देती है, ठीक है, विलेज वाले बैंक को। स्टेट बैंक क्या करते हैं, देखो ये प्रोवाइड करते फंड्स कोऑपरेटिव बैंक को, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को, अगर उनको पैसे लगे तो, ठीक है। परफॉर्म फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट बैंक के ऊपर भी नजर रखने का काम इनका है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी नजर रखने का काम इनका है, स्टेट लेवल पे जो रहती है, ठीक है। ये बड़े होते हैं मतलब स्टेट वाले। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आईडीबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जैसे कि ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के फंड्स को देते हैं। जैसे कि बोलेंगे, जैसे आप बात करेंगे डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आईएफसीआई हो गया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी हो गया, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एमएसएफसी हो गया, ये कुछ जो कि क्या करते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के फंड्स देते हैं बिजनेस यूनिट को, बिजनेसमैन को। थोड़ा पैसा दे तो लोन पे ले लो, आप अपना बिजनेस बढ़ाओ लो, एक्सपांड कर लो, मॉडर्नाइजेशन कर लो, कुछ नया करना है तो वो भी कर लो। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, अब इसमें शेयर्स भी इश्यू होते हैं। परचेस ऑफ डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड की भी खरीदी इसमें की जाती है। ओवरऑल पैसा मार्केट में घूमता है। एक्सचेंज बैंक क्या करती है, देखिए एक्सचेंज बैंक सिर्फ लेना देना इनका काम है, उसके बीच में इनका जो भी रहेगा वो एज अ एजेंट के लेवल पर पैसे कमाती है। फैसिलिटेड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराना है, बार्कलेज बैंक हो गया, बैंक ऑफ टोक्यो, ये लोग क्या करते हैं फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन को एक्सचेंज करके देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा देते हैं, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये भी रिटर्न देते हैं लोग बैंक में। अपने किसी कंपनी में, विदेशी कंपनी में पैसे लगा रहेगा तो उसका जो रिटर्न्स रहेगा, उनकी जो करेंसी रहेगी उनकी करेंसी में से रुपीज में कन्वर्ट करके आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको इन सारे बैंक्स की मदद लेनी पड़ती है। रीजनल रूरल बैंक, हालांकि रीजनल रूरल बैंक आरआरबी जो होते हैं 1975 में स्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या होता है कि लार्ज पब्लिक सेक्टर का पैसा लगा होता है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मैं 50% पैसा मैं दूंगी, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है 15% तुम, और बाकी के स्पॉन्सर्ड बैंक होते छोटे छोटे बैंक लोग अपना पैसा जोड़ के, चंदा जोड़ के तो फिर एक अलग यूनिट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक। बोलती गवर्नमेंट बोलती मैं थोड़ा आधा पैसा दूंगी, ठीक है, 50% मेरा रहेगा, बाकी का जो स्टेट गवर्नमेंट है तो बोलती ठीक है मैं 15% दूंगी। इस तरीके से पूरा होता है ये सेविंग। ये आरआरबी खास करके क्या करती है, डिपॉजिट करती है प्राइमरी एंड रूरल लेवल पे, सेमी अर्बन लेवल एरिया पे, लोन देने का काम, एडवांस देने का काम, मार्जिनल फार्मर्स लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, रूरल आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उन लोगों को। सेविंग बैंक, सेविंग बैंक की बात करें तो यहाँ पे ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इनकरेज करते हैं लोगों को सेव करें, वो पैसे लोग बचाएं, पैसे बचाएंगे तो स्पेशली रूरल लोगों को। जैसे कि ये बैंक इंक्लूडेड पोस्टल सेविंग बैंक इनके होते हैं अलग से, कॉमर्शियल बैंक भी होते हैं, ये इनका अपना टाई अप होता है इनका अलग अलग बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी टाई अप होता है सेविंग के बैंक का। तो हर एक जो बैंक है, जो कॉमर्शियल लेवल की बैंक है, उनके पास सेविंग की भी सुविधा है।
कोऑपरेटिव बैंक है, इनके पास भी सेविंग की एक सुविधा है। ठीक, इन्वेस्टमेंट बैंक, अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, ये बैंक प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट अपने कस्टमर्स को कि भैया आप इस शेयर में पैसे लगाओ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, अब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि पैसे लगाओ, अब मुझे पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को दूसरी पर्टिकुलर कंपनी एक्वायर कर रही है या मर्ज हो रही है। मर्ज हो रही मतलब दोनों जुड़ के पार्टनरशिप करके अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले, एक्सपांड करने वाले हैं, या फिर एक छोटी कंपनी को एक बड़ी कंपनी एक्वायर कर रही, टोटल टेक ओवर कर रही, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स लोग अपने पैसे लगाते। तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस को, इन्वेस्टमेंट के काम को ओवरऑल इन एंड आउट वो इन्वेस्टमेंट बैंक ऑपरेट करती है। ठीक है, इनडायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक, डू नॉट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली डील नहीं करती। अब आप इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन लोगे तो आपकी एक बैंक होगी जो आपका इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन लेगी। अब उसमें आपका एक एजेंट होगा, आपका एक अपना बंदा होगा जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा और उसके तौर पे रिटर्न पे अपना एक परसेंटेज मार्जिन रखेगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक काम करती है। तो काफी बड़ा ये प्रोसेस है, इसको इन डिटेल में आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल स्पेशलाइज्ड बैंक को देखते हैं। ये ओवरऑल सपोर्ट करती है सेटिंग अप बिजनेस स्पेसिफिक एरियाज, बिजनेस बनाना चाहते, एक्सपांड करना चाहते, चलो आ जाओ, हमसे आ जाओ, पैसे ले लो। एग्जिम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम बैंक प्रोवाइड करती, फाइनेंशियल असिस्टेंट एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर कौन होते हैं, जो अपने देश से, अपने कंट्री से माल बाहर भेज रहे, वो हो गए एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर्स कौन हो गए, जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, जैसे जो अपने कंट्री में माल मंगा रहे हैं, वो इम्पोर्टर्स हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर कोऑर्डिनेटिंग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज फाइनेंशियल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, व्यू ऑफ प्रमोटिंग कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवहार तभी आगे आएगा जब फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता रहेगा। भाई यहाँ के पैसे को वहाँ के कंट्री के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ के गुड्स को वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को तरफ से डिमांड आ रहा है, हमारी तरफ से भी उनकी भी चीजें जो हमको चाहिए। तो वो वस्तुएं होंगी, जो भी गुड्स होगा वो इम्पोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, लेन देन चलता रहेगा, ट्रेड होगा। तो ये एग्जिम के अंतर्गत आ जाता है सब कुछ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक सिडबी के बारे में क्या कहना, अभी सिडबी देखिए, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, ये सिडबी है। ये 2 अप्रैल 1990 में एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। ठीक है, किसने बनाया था, इंडियन पार्लियामेंट में बनाया गया था, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंस्टिट्यूशन प्रमोशन। इन्होंने क्या बनाया कि फाइनेंसिंग माइक्रो, जो स्मॉल लेवल के जो मीडियम इंटरप्राइजेस है, एमएसएमई, छोटे लघु उद्योग वाले लोग, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए फंक्शन इंस्टीट्यूशन इंगेज सिमिलर एक्टिविटीज। नाबार्ड आ गया भाई, नाबार्ड। सर ये क्या है, नाबार्ड के बारे में देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ये किसानों के लिए खास, इसमें कैसा था, इट इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। गांव के इलाके हो गए, कृषि प्रधान इलाके हो गए, वहां पे नाबार्ड क्या करती थी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे क्रेडिट देती थी रूरल बैंक को लोन देती थी। और इससे क्या होता था कि प्लान करती थी ऑपरेशन से रिलेटेड एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ताकि किसानों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके। भी वही हमारी बैकबोन है, वो किसान फसल उगाएगा नहीं तो हम क्या खाएगा, राइट। अदर एक्टिविटीज रूरल इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉट टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है, ताकि एक तरह का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जहां पर हर एक किसान अपनी तरीके से अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर मदद ले सकता है। उसे पैसे की जरूरत हो, उसे लोन लेना हो, उसे कुछ आगे करना हो, तो इस तरीके से नाबार्ड जो होता था रूरल बैंक को एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और रूरल बैंक ये एग्रीकल्चर लोगों को रूरल सेक्टर में मदद करते थे। न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, अब अलग अलग मॉडल्स आ गए बैंकिंग के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या हो गया, ये
एक नीच ऑफ बैंक इन इंडिया, एक अलग तरीके का नीच आ गया। जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस दिया, प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एक्सेप्टेंस, जैसे कि डिपॉजिट लेना, बैंक का लोन, बैंक के लोन पे पैसे बांटना। ठीक है, इस बैंक का मतलब मकसद ये था कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्शन को, इकोनॉमी को नॉट बीइंग सर्व बाय अदर बैंक, जो बाकी के बैंक अगर इन लोगों को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, जो कि स्मॉल बिजनेस यूनिट वाला हो, अब उसको कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे रही है, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको लोन देगी। मार्जिनल फार्मर हो गए, उनको हम लोन देंगे, आज हम देंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गए, एंटिटीज हो गई, इन लोगों को हम लोन देंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, जिनको बैंक से लोग कुछ मिल ही नहीं सकता, माइक्रो फाइनेंस की सुविधा। ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। दीज बैंक्स आर प्रमोटेड ईदर बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट और सोसाइटी। अब सोसाइटी का है, ये ट्रस्ट का है। ठीक है, ट्रस्ट का है, ट्रस्ट वाले लोग चलाते हैं। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एक्ट आ गया 1956 में। ठीक है, ये इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1934 में। इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया 1949 में। टेरेस्ट्रियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कुछ। क्या हुआ देखते हैं हम लोग इन डिटेल में। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उद्देश्य क्या था? प्रोविजन ऑफ सेविंग अनरिजर्व एंड अंडर अनडिजर्व सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स की नहीं है तो लोन नहीं मिल पा रहा है, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, पैसे की सुविधा नहीं हो पा रही, जिनको नहीं कुछ मदद हो पा रही, तो उनके लिए उनका सप्लाई ऑफ क्रेडिट स्मॉल बिजनेस यूनिट हो गए। अब भाई हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है, बड़े बैंक वाले बोलते हैं हम लोन नहीं देंगे, चलो ठीक है हम देते हैं। मार्जिनल फार्मर हो गए, छोटे किसान हो गए, उनकी मदद करना, ये सब काम था। ये देखो, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटोज स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में एक अलग तरह का मॉडल था, ये कॉन्सेप्शुलाइज हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कॉन्सेप्शुलाइज किया था। इसमें फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि स्मॉल बिजनेस वाले के लो इनकम, कम पैसा कमाते ना, उनको भी बैंक की सुविधा मिल सके। ठीक है, बैंकिंग फंक्शन सच एज रेमिटेंस सर्विसेज, हाँ चलो भाई मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हो गया, एटीएम की सुविधा, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा हो गई। ठीक है, ताकि लोन भी ले सके, क्रेडिट कार्ड की सुविधा का भी आनंद उठा सके। ठीक है, एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट ऑन अप टू 1 लाख। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, काफी कुछ आ गया इधर मार्केट में, सब कुछ चल रहा है। ये सब ऑनलाइन बैंक्स हो गए, पेमेंट बैंक हो गए सब। ठीक है, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, सब कुछ। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला देखो फंक्शन होता है कि प्राइमरी जो फंक्शन होता है, वो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन है उनका। चलिए इन डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, इन डिटेल में देखते हैं कि कैसे है ये फंक्शंस क्या क्या है। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या फंक्शन आएंगे, सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या फंक्शन आएंगे।